वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और आज रऊफ क्लास्टर साहब जो हैं वो अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला मुंतखब करवाने के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की सीट के लिए पीटीआई मुतहरिक हो गई। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 75 अरकान ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने की दरख्वास्त स्पीकर चैम्बर में जमा करवा दी। क्या बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के बाद कौमी असम्बली में भी स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं? जबकि दूसरी तरफ दहशतगर्दी से निपटने के लिए दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आ गए। नए वजीर आला ने पुरानी गाड़ियां कहकर वापस देने का ऐलान कर दिया, जबकि वफाक के मुताबिक एक गाड़ी की कीमत 10 करोड़ है। इस सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। इसके अलावा पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सरे फहरिस्त, अरबों रुपए का कारोबार करने वाले ताजरों, एक्सपोर्टर्स और बिल्डर्स से टैक्स लेने में एफबीआर नाकाम हो गई। तनख्वाहदार तबके ने पहले 3 माह में 130 अरब, एक्सपोर्टर्स ने 45 अरब, दुकानदार ताजरों से 14 अरब 60 करोड़ और होलसेलर्स ने 11.5 अरब रुपए जमा करवाए। इस इशू पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मरियम नवाज की हुकूमत को बड़े चैलेंज का सामना। मौसम बदलते ही स्मॉग ने लाहौर को जकड़ लिया। दुनिया भर में लाहौर फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। हुकूमत कई सालों से स्मॉग पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम क्यों है, इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी शुक्रिया। जी मरवत साहब बताइएगा, वैसे तो और बहुत सारी बातें जो है वो आपसे करनी है केबी के हवाले से, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें तो आते ही जो नए वजीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने एक नया महाज जो है वो खोल दिया है। उन्होंने पुरानी गाड़ियां जो सीटीडी को दी गई थी, जो कि उनके ख्याल में पुरानी गाड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि ये वापस ले लें। अब दोनों तरफ से, वफाक से और सूबे आपस में जो है वो एक लफ्जी जंग चल रही है। वफाक का कहना है कि ये एक एक गाड़ी की कीमत जो है वो 10 करोड़ है, ये पुरानी गाड़ियां नहीं हैं। मैं देख रही थी कुछ तंजिया ट्वीट्स और बयानात जो हैं वो शेख वकास के भी आ रहे थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। ये जो गाड़ियों पे जो मसला पैदा हुआ है, जी जी, जब ये गाड़ियां डिलीवर हो रही थी तो मेरा ख्याल है कि केपी पुलिस को अगर डिलीवर होनी भी थी तो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है या SOPs है वो ये तकाजा करते हैं कि मरकज जो है वो कोई भी शे अगर सूबे को देती है या पुलिस को या किसी और इदारे के लिए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर करें। अब डायरेक्ट जो है आप आईजी को बुला लेते हैं और उनको कहते हैं हम आपको ये दे रहे हैं। ये बेसिकली फर्स्ट गलती जो है वो इंटीरियर डिवीजन की है। क्योंकि दे मस्ट नो कि आप एक सूबे में अगर सिंध में वो आईजी को गाड़ियां थमाते हैं वजीर आला को एतमाद में लिए बगैर, तो वजीर आला तो माइंड करेगा। यही सूरत हाल पंजाब की होगी। दूसरी बात ये है कि जब एक दफा गाड़ी दी है तो गाड़ियों की जरूरत तो है। केपी में जो है चाहे पुरानी क्यों ना हो, लेकिन केपी में बहुत सारे हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद हो रहे हैं क्योंकि गाड़ियां उनके पास बुलेट प्रूफ नहीं है। लेकिन ये जो गाड़ियां दी है वो गाड़ियों की जो वीडियो बनी है, उन गाड़ियों की वीडियो से ये अंदाजा होता है कि वो गाड़ियां जो है वो नई गाड़ियां नहीं है, सेकंड हैंड है, यूज्ड गाड़ियां हैं। और मेरा ख्याल है इस हवाले से आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मोस्ट सूटेबल पर्सन था कि वो इस पे बताता कि आया जब वो गाड़ियां ले रहा था तो उसने चीफ मिनिस्टर से इजाजत ली थी। कौन बताता? प्लीज, आपकी आवाज कट गई थी, रिपीट कर दीजिएगा। कौन मोस्ट सूटेबल होता? आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मोस्ट रेलेवेंट पर्सन है कि वो ये बताता कि जब मरकज ने गाड़ियां देने के लिए उनको बुलाया तो क्या उन्होंने चीफ मिनिस्टर से या चीफ सेक्रेटरी से इजाजत ली थी? बगैर इजाजत के उसका डायरेक्ट आके वफाक से गाड़ियां लेना ये मुनासिब इकदाम नहीं है। और अगर उसने चीफ मिनिस्टर को या चीफ सेक्रेटरी को एतमाद में लिया था तो फिर ये सब्सिक्वेंट अमल जो है कि हम नहीं लेते हैं या वापस करते हैं, ये फिर मुनासिब नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि वो तो तस्वीरों से ही लग रहा है कि वो सेकंड हैंड गाड़ियां हैं, तो इसमें कोई मसला होता है? मतलब अगर अच्छी कंडीशन में गाड़ी है और
जो काम करना है उस काम के लिए वो सूटेबल है, तो फिर भी कोई इशू है? क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मुकाबलेबाजी जो है वो चल रही है। शेख वकास अकरम का मैं बयान बता दूं, उन्होंने कहा शर्मनाक बात है कि वजीर आला मरियम नवाज की गाड़ियों के टायर्स भी 2-2 करोड़ के मंगवाए जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा सूबे जिसने दहशतगर्दी से फ्रंट लाइन पे जो है वो मुकाबला करना है, उसको इस किस्म की नाकारा गाड़ियां जो हैं वो दी जा रही हैं। देखिए, मैं नाकारा तो नहीं कहूंगा, न मुझे ये इल्म है कि मरियम नवाज साहिबा की के गाड़ियों के टायर 2 करोड़ के हैं। हाँ। मुझे इल्म नहीं है कोई टायर 2 करोड़ का होगा, लेकिन जहां तक इन गाड़ियों का ताल्लुक है, क्योंकि मैं खुद भी बुलेट प्रूफ इस्तेमाल करता हूँ। जी जी। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की भी राइटियां होती हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को अगर बुलेट प्रूफ आपने देने हैं, हाँ। तो आजकल केपी में जो सबसे मोहलिक हथियार है वो है आईईडी। यानी कि आईईडी जो है नीचे से वो हत्ता के जो आर्मर्ड व्हीकल है उनको भी हवा में उछाल देते हैं। तो अब आईईडी प्रूफ व्हीकल्स जो हैं वो अगर केपी को दे रहे हैं तो फिर तो ठीक है। सिंपल बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो मेरा ख्याल है कि जरूरियात को मीट नहीं करता है। अच्छा। और ये गाड़ियां, एक बात मैं वसूख से कह सकता हूँ, मैंने देखी है वीडियो पे, वो गाड़ियां जो है वो यूज्ड गाड़ियां हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये गाड़ियां जो सूबे को दी गई वो कहीं से सरप्लस हो गई तो आपने खैबर पख्तूनख्वा को दी, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई। मुझे ये भी अंदाजा हो रहा था कि शायद वो गाड़ियां अंदरून मुल्क की बुलेट प्रूफ बनी थी। अच्छा। मुझे ये नहीं एहसास है या अंदाजा नहीं हो रहा था कि उन गाड़ियों की हालत देखे कि वो गाड़ियां जो है इम्पोर्टेड बुलेट प्रूफ है। अच्छा, वो तो वैसे तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि 10 करोड़ की है गाड़ी, तो आपको प्राइस का भी अंदाजा होगा? हाँ। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं ना, जो लैंड क्रूजर थे और जो मॉडल्स थे, जिन मॉडल्स, वो मॉडल थे 2012-11 के 12-11 गाड़ियों की जो कीमत है लैंड क्रूजर की, चाहे वो ZX, वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए कीमत बनती है। और अगर आप उस पर बुलेट प्रूफिंग का खर्चा लगा दे तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा 3.5-4 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी गाड़ी की कीमत नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वो 10 करोड़ की तस्वीरें देख के, गाड़ियां देख के आपको ऐसा अंदाजा नहीं हो रहा कि वो 10 करोड़ की गाड़ी है? आपके ख्याल में वो इंपोर्टेड गाड़ियां भी नहीं है, वो अंदरूनी ही जो है वो बुलेट प्रूफ बनी हुई गाड़ियां हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मरवत साहब, ये बताइएगा, अब जैसे कि मैंने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब आते ही उन्होंने ये जो है महाज तो खोल दिया है, अब क्या लग रहा है, क्योंकि आप अली अमीन के भी बहुत करीब रहे हैं और अक्सर हमने आपको शोज में लिया है जिसमें आपने अली अमीन के जो भी मसाइल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहे, आपने बार बार आकर उन पे जो है वो जिक्र भी किया, उस पे तजिया भी किया कि क्या मामलात हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। अब आपसे अगर मैं पूछूं, अली अमीन के आप क्योंकि इतने करीब रहे हैं, क्या आपको पर्सनालिटी डिफरेंसेस दोनों में नजर आ रहे हैं? दोनों सेम नजर आ रहे हैं सुहेल आफरीदी को अगर अली अमीन से कंपेयर किया जाए तो? देखिए, हर एक इंसान जो है वो दूसरे के साथ जो है वो मुकम्मल मुमासिलत खूबियों में खसूसियात में नहीं रखता है। सुहेल आफरीदी साहब जो है ऑल टुगेदर ये डिफरेंट स्टफ के बने हुए हैं। अली अमीन खान जो है एक और दुनिया के आदमी है। अच्छा। अली अमीन खान जो है वो अपनी मर्जी करने वाला शख्स है, किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर उससे बात जो है वो थोड़ा सा भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल करे, चाहे वो कोई क्यों ना हो, तो वो आते से ऊपर जाता है, जिद भी करता है, और इसके अलावा अगर उसको थोड़ी सी इज्जत दे तो सर पे भी बिठाता है। हाँ। और पार्टी में जो है वो माफ भी नहीं करता है, सुलझू भी नहीं है। मतलब अगर किसी ने उसके साथ बुराई की है तो फिर वो घर तक पहुंचाता है। अच्छा। ये उसकी आप अच्छी खसलतें समझे या बुरी खसलतें समझे, अच्छा दोस्त भी है। अच्छा, जहां तक एक उसमें जो खूबी है अली अमीन खान में, एक खूबी उसमें ये है, मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, कि वो मौके पे फैसला करता है, बड़े ही तेजी से क्विक डिसीजन मेकर है। अच्छा। देयर एंड देन फैसला करता है, ये नहीं है कि हफ्तों या महीने लगाता है। अच्छा। और दूसरी जो खूबी है वो ये थी कि ये जो छोटे छोटे इश्यूज होते थे
उसमें वो किसी चीज की परवाह नहीं करता था। मतलब ये है कि यहाँ पीटीआई में तो कल्चर ये बना हुआ है कि पानी पीने की इजाजत भी बानी खान साहब से मांगने हैं। हाँ। वो ऐसा नहीं करता था, वो बहुत सारे फैसले अपने तय करता था, बाद में खान से एक्सपोज फैक्टो अप्रूवल लेता था कि जी मैंने ये फैसला किया, मैंने ये फैसला किया। सही है। और ये नहीं था कि वो जो सोशल मीडिया को कोई घास नहीं डालता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अच्छा। और ना ब्लैकमेलिंग में आता था। पीटीआई में बहुत सारे लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, हाँ। ब्लैकमेलिंग की कोशिश करते हैं। हाँ। खसूसन सोशल मीडिया से वाबस्ता चंद लोग, इनका तो कारोबार यही है, टेके लेने के लिए और फेवर लेने के लिए। और हत्ता कि कुछ लोग तो बता लेते हैं, वरना जनाब किसी को बदनाम करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। अच्छा। ये अली अमीन खान की सूरत हाल। और जहां तक सुहेल अफरीदी साहब है, सुहेल अफरीदी साहब एक तो इतना मतलब पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस इनका नहीं है जितना अली अमीन खान का है। नौजवान है, क्लीन सलेट इनको मिली है। मेरा ख्याल है, मैं जहां तक मैं इनको जानता हूं, मुझे तो काफी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं। लेकिन जो खूबियां जो है दरकार होती हैं हुकूमत चलाने के लिए, वो शायद वक्त के साथ सीखेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो इतने तजर्बाकार हैं या सुलझू हैं या दूरंदेश है कि 2-3 माह में सब कुछ ठीक कर देगा। मतलब ये है कि ये जो गाड़ियों का मसला हुआ, इस गाड़ियों के मसले को इशू बनाने से पहले वो शायद रिजॉल्व कर सकता था, लेकिन उनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तबीयत है तो उसने गवारा नहीं किया और उसने कहा नहीं वापस कर दो। अच्छा। बाकी जो इन्होंने असेंबली में बयान दिया मुंतखब होने के बाद, हाँ। वो भी मतलब अक्कासी करती हैं। सीधा वज़ीर आज़म ने जब कॉल किया, उनको कहा मुझे खान साहब से मिलवा दे। तो यानी वो जो डिप्लोमेसी है, चापलूसी, इन चीजों से ये आ रही है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि खान साहब ने इनकी इन खूबियों को देखते हुए इनको चीफ मिनिस्टर नामजद किया, ताकि खान की हिदायत में कोई ली तो लाल ना हो, कोई इधर उधर यानी गुंजाइश न हो। और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में खान का जो भी हुक्म आएगा, ये बिल्कुल बिला कमोकास्त उसकी मुकम्मल तामील करने की कोशिश करेंगे। और इससे मेरा ख्याल है सूबाई हुकूमत को दुश्वारी भी पैदा होगी और शायद एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हुकूमत करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब जो है हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि वो ब्लाइंडली खान के अहकामात को ही फॉलो करेंगे, उनकी पर्सनालिटी को देखकर, उनका जो तर्ज सियासत है उसको देखकर ये लगता है और इसीलिए शायद उनको ये ओहदा दिया गया है, तो ओवरऑल लेकिन आपको लगता है कि ये पार्टी के लिए बेहतर नहीं होगा, या मैं कहूँ सूबे के लिए जो है वो बेहतर नहीं होगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। ये माजी में बाद ऐसे लोग होते हैं। अकरम खान दुरानी जब वज़ीर आला बने थे तो मैं उस जमाने में बनु में जज था, जो उनका इलाका है। और जिस तरीके से उसने गवर्नेंस की हुकूमत चलाई, ये मतलब मैं उसको अच्छी तरह जानता था। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि इतने मतलब दानिश्वर या दूरंदेश इंसान है, तो लिहाजा किसी के बारे में एडवांस में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती है। हो सकता है कि जिसको हम सीधा साधा समझ रहे हैं और जिसको जो है बिल्कुल खान का अंधा पुजारी समझ रहे हैं, वो हुकूमत करने में, अपनी हुकूमत बचाने में, पीटीआई को कंधा देने में हिकमत और दानिश से काम ले और वो कर दिखाए, जो मेरा ख्याल है बदी नजर में नजर नहीं आ रहा है। आने वाली 10-15 दिन में बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत को भी थोड़ी सी जो है खैर सगाली के तौर पे उनको खान से मिलने देना चाहिए। मेरा ख्याल ये भी है कि अगर वफाकी हुकूमत जो है वो सिर्फ टेलीफोन की हद तक वज़ीर आज़म साहब की कार मुनासिब न हो, वज़ीर आज़म साहब उनको बुला लें चाय पे, खाने पे, तो थोड़ा सा जो है ये सूबाई और मरकजी हुकूमत के मामला जरा सुलझ सकते हैं। सही है। सर्वाइवल के लिए तो आपको भी पता है मरवत साहब, इस पे हम काफी दफा बात भी कर चुके हैं, किसी के लिए भी पार्टी में जरूरी है
कि उसको सोशल मीडिया का अप्रूवल भी मिले, और दूसरा ये कि खान की पार्टी में जो दो अहम खवातीन हैं, बुशरा बीबी और अलीमा खान, उनसे भी कोई बैर या उस तरह की नेगेटिव हालात जो है वो उनसे भी ना हो। तो ये दोनों चीज़ों में क्या सपोर्ट है इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब के पास? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब जो है इस मामले में तो बहुत बेहतर होंगे। अच्छा। तो किसी को जो खान के खानदान के लोग हैं उनको नाराज करने का तस्वुर नहीं करेंगे। हाँ। ये बड़े ही मतलब कंफर्टेबली उनके साथ चलेंगे। हाँ, अलबत्ता एक चीज पे उनको मुश्किल पेश आ सकती है कि अगर जो जिस तरह खानदान के अंदर जो है थोड़ी सी रसाकशी है, और अगर बुशरा बीबी ने ये चाहा कि अलीमा खानम जो है वो जरा थोड़ा सा लिफ्ट ना हो उनको, तो फिर जो है ऐसी सूरत में शायद बुशरा बीबी का पलड़ा भारी रहेगा। सही। और सोशल मीडिया के हवाले से क्या ख्याल है आपका? सोशल मीडिया को साथ चलाने की कोशिश करेंगे, और मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में सोशल मीडिया से ब्लैकमेल भी होंगे। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो अब मतलब किसी भी हालत में किसी को माफ नहीं करती है। वो चाहती हैं, शेजोर है, मुजोर है, और अपनी मनमानी करती है। वो उनके बीसियों काम लगे होते हैं, ठेकेदारों से इनके मरासम है, फंड इन्होंने एलोकेट करने होते हैं, माइनिंग में सहाफियों की दिलचस्पियां हैं, और ये अली अमीन खान के खिलाफ इसीलिए तो पड़ गए थे। ये इमरान रियाज जो था, एक लाहौर के ठेकेदार को वहां माइनिंग में ठेके दिलाने के लिए रोजाना जाता था, जब नहीं दिया तो आज तक अली अमीन खान को बुरा भला कह रहे हैं। इस तरह और जो है ये शहबाज गिल जो है, शहबाज गिल जो है उसके दोस्तों के जनाब अली काम पड़े थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आईटी में ठेके दिलाने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। सोलर कोई प्रोजेक्ट था उसमें जनाब ईसा मांग रहे थे। अच्छा। तो वो अली अमीन खान जो है ऐसी शख्सियत नहीं थी कि वो किसी के दाव में आती है। ये आप बातें जो बताते रहते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, आपने बात की शहबाज गिल की, इमरान रियाज की, क्या ये बातें भी खान तक पहुंचती हैं जब उनसे मुलाकात होती है अली अमीन की, या जो दूसरे लोग जाते हैं कि इस किस्म की सोशल मीडिया जो है वो इस किस्म का दबाव और इस किस्म का प्रेशर डाल रही है अपने काम निकलवाने के लिए? देखिए, सोशल मीडिया ने से तो सब खाइफ है, मां सिवाय खान के। बाकी खान साहब जो है वो भी किसी हद तक सोशल मीडिया के ट्रेंड के साथ ही चलते हैं। सोशल मीडिया जो है वो बेसिकली अब एक माफिया है, और ये अब पहले ट्रेंड बनाते हैं, उन्हीं ट्रेंड पे फैसले या नोटिफिकेशन जारी होते हैं। खान साहब को इदराक इसलिए होगा क्योंकि इसी सोशल मीडिया ने सबकी बैंड बजाई है, MNAs की, MPs की, किसी को माफ नहीं किया है। तो लिहाजा ये शिकायत पार्लिमानी कमेटियों में भी बारहा हुए, और खान को भी इल्म है। फिर ये यही झूठ सच बोल के पार्टी के बयानिए जो है वो नए नित नए बनाते हैं झूठ की बुनियाद पे, और यूं जो है डॉलर कमाते हैं। खान साहब को ये इल्म है। शहबाज गिल को उन्होंने कहा था ना, शहबाज गिल ये पॉलिटिकल कमेटी में मेंबर था, साथ में जो भी कार्रवाई होती थी वो भी इलाकों में बयान करता था। पार्टी की सेक्रेसी तो रही नहीं, न कॉन्फिडेंशियलिटी कोई होती थी। तो खान ने फिर उसको कहा कि या पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर रहो या फिर विलागे करो। तो फिर उसने कहा जी कि नहीं, मैं विलाग तो नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि विलागों से तो पैसे आते हैं। तो फिर वो यूं उससे जान छुड़ाई और उसको निकाला। अच्छा, तो मतलब खान साहब को इस हद तक जो है वो मालूमात है। जरा ये बताइएगा अब आगे क्या देख रहे हैं आप? सुहेल आफरीदी को लेकर आना तो यही बताता है कि अब जो एहतजाज होंगे, जो मूवमेंट्स होंगी, मोबिलाइज करना होगा, उसमें एक शायद तेजी नजर आए, कोई अग्रेसिवनेस नजर आए। क्योंकि ऐसा भी लग रहा था कि जो 26 नवंबर का जो हुआ पूरा इंसिडेंट, उसके बाद शायद अली अमीन इतने ज्यादा विलिंग भी नहीं थे कि वो एक और कोई एहतजाजी मूवमेंट जो है वो लेकर निकलेंगे। ना वो विलिंग लग रहे थे, ना ऐसा लग रहा था वो कर भी सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब सुहेल आफरीदी के कंधे पे ये जिम्मेदारी है, कितना बेहतर निभा सकेंगे ये जिम्मेदारी? अच्छा, हानेस्टली चूंकि एहतजाजों की जिम्मेदारियां मैंने काफी निभाई हैं, सरंजाम दी हैं, और मैं इनके क्या सबक इंटीग्रिटीज को समझता हूँ जी।
इसमें तो मैं कोई दूसरी राय नहीं करता हूँ कि सुहेल अफरीदी जो है वो खान के साथ वफादार तो मुकम्मल तौर पे हैं और चाहते भी होंगे कि खान को रिहा कराएं, और खान की रहनुमाई तो यही है कि मैं सिर्फ एहतजाजी सियासत के जरिए बाहर आ सकता हूँ। हाँ। लेकिन जहां तक इनके कामयाब होने का ताल्लुक है, बात जो है जो ये तो परवत साहब, लेकिन माजरत के साथ सॉरी टू इंटरफेयर, ये तो आपने फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स जो है उसकी बात की, वो तो ठीक है, जो अली अमीन के कर सकते थे वो शायद ये भी सूबे के सीएम है, शायद ये भी उन चीजों को मोबिलाइज कर सके। लेकिन जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो कि सुहेल आफरीदी के लिए कहा जाता है कि बड़े यंगस्टर्स में फेमस हैं, बड़ा मानते हैं यंगस्टर्स उनको निकालने में जो है आपको लगता है सुहेल आफरीदी को एक एज होगा एज कंपेयर टू अली अमीन? मैंने कहा ना कि मैं इस हवाले से उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि पीटीआई जो है वो अगर अपने वर्कर को निकालेगी 50,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा तादाद मुझे नजर नहीं आ रही है कि ये बढ़ेगी। अच्छा। और अगर तहरीक या एहतजाज को कामयाब करना है तो हालात ऐसे बनाने हैं जो कश्मीर में अभी रिसेंट पास में आपने देखा। अच्छा। और वो हालात जो है वो सिर्फ केपी पे इंहिसार करने से नहीं बनेंगे, पूरे पाकिस्तानियों को आपने जो है रग़बत दिलानी है, उनका निकलना क्यों जरूरी है, तब ही ये कहीं जाके मुमकिन होगा। मैं मौजूदा हालात में जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी से मुतमईन नहीं हूं। ये कसूर सुहेल अफरीदी का नहीं होगा, ये कसूर बेसिकली ओवरऑल स्ट्रेटेजी का होगा, क्योंकि पीटीआई गुज़िश्ता 1.5 साल से मुकम्मल तौर पे मां से वो अपना वर्करों के दीगर पाकिस्तानियों को निकालने में कामयाब नहीं रही है। और ये जो कश्मीर में निकले थे, हर पार्टी का बंदा निकला था। पाकिस्तान में जब तक आप बिलखसूस उन लोगों को नहीं निकालेंगे जिन्होंने 8 फरवरी को पीटीआई को वोट डाला था, तो हम पाकिस्तानी थे, और तब ही कहीं जाके मुझे कामयाबी। देखिए, ये इस एहतजाज के 2 नतीजे हो सकते हैं जी। या तो ये एहतजाज कामयाब होगा, जिसका मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ज्यादा पुरुम्मीद नहीं हूं, और अगर कामयाब होता है तो बिस्मिल्लाह सुहेल अफरीदी भी सुरखरू होगा और खान साहब और पीटीआई के लिए भी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर एहतजाज कामयाब नहीं होता है तो ये भी मैं देख रहा हूं कि फिर पीटीआई मुकम्मल बंद गली में खड़ी हो जाएगी। सही, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफजल परवत साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बता रहे थे कि नए सीएम जो है सुहेल आफरीदी साहब, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, एहतजाज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे जो कि अली अमीन नहीं कर सके। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू पर बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली मेहताब हैदर साहब ने जो है वो एक आर्टिकल लिखा है इस हवाले से कि कितना टैक्स जो है वो जमा किया गया है फर्स्ट क्वार्टर में, दैट इज़ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, जुलाई टू सितंबर, जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो एक दफ़ा फिर सैलरी क्लास ने दिया है, विच इज़ 130 बिलियन रुपीज़। इसके अलावा होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गया, इन तमाम ने मिलकर उतना टैक्स नहीं दिया जितना बोझ जो है वो सैलरी क्लास पे लगाया गया है। बात कर लेते हैं, मेहताब हमारे साथ जो है वो मौजूद है इस वक्त। सामने को मेहताब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेहताब, अक्टूबर भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। 4 महीने का जो टैक्स टारगेट रखा गया था, हम उससे कितना पीछे हैं इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर एफबीआर को पहले क्वार्टर के दौरान कोई 198 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है। अच्छा। जो टारगेट आईएमएफ के साथ हमने एग्री किया था जी। सही, तो ये शॉर्टफॉल की जो मेजर एरियाज हैं वो कहां पर नजर आ रहे हैं हमें? देखिए, बुनियादी तौर पर जो एफबीआर के जराए हैं वो ये कहते हैं कि फ्लड्स की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो डाउन का शिकार हुई, और ओवरऑल भी इस फ्लड की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है वो भी रिवाइज करना पड़ा। तो ये वो वजूहात बयान करते हैं जिसकी वजह से उनको जो है वो शॉर्टफॉल का सामना है। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप पहले क्वार्टर को एनालाइज करें जी, तो हम ये देखते हैं कि पिछले ये जो माली साल था, पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद सैलरीड क्लास का जो कुछ टैक्स स्लैब्स थे उनमें माइनर सी रिडक्शन की गई थी 2% की, बिल्कुल, खासकर जो शुरू के स्लैब्स हैं उनके अंदर। हाँ। लेकिन
अगर आप पहले क्वार्टर के सामने रखें तो पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कमाते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक बिग सेक्टर समझा जाता है, होलसेलर्स और रिटेलर्स जिनकी तादाद 36 लाख से ज्यादा है, ऑफिशियल फिगर्स हैं जी, उनके मुकाबले में सैलरीड क्लास ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है। सैलरीड क्लास ने 130 बिलियन रुपीज दिया है पहले 3 माह के दौरान, और पिछले साल के इन्हीं 3 माह के दौरान कोई 110 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ था। तो बुनियादी तौर पर सैलरीड क्लास से सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो FBR ने वसूल किया। तो इसके नतीजे में फेयरनेस और इक्विटी का जो क्वेश्चन है जी, वो दोबारा से जो है ना वो अराइज होता है जी। तो ये बताएं, आपने कहा फ्लड की वजह से भी जो है जैसे कि हमें ग्रो टारगेट भी रिवाइज करना पड़ा, तो ये टैक्स पे भी बात हुई IMF से कि इसका टारगेट जो है वो भी रिवाइज करना पड़ेगा? देखिए FBR का जो एनुअल टारगेट है ना उसके अंदर रिवीजन चूंकि स्टाफ लेवल एक्सपेक्ट हो चुका है, हाँ। IMF की रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन जो 4.13 ट्रिलियन का टारगेट था जी, उसमें कोई 166 बिलियन रुपीस का उसके अंदर रिडक्शन जो है वो IMF ने उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी है, और उसी हिसाब से जो है वो सब्सिक्वेंटली जो आइंदा आने वाले क्वार्टर्स हैं उनके अंदर हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं, IMF ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा है जो रिपोर्ट की अप्रूवल के बाद रिलीज होगी, हाँ। कि अगर सेकंड क्वार्टर में भी FBR का शॉर्टफॉल एक्सीड करता है तो 1 जनवरी 2026 से हुकूमत पाकिस्तान को कुछ कंटिजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अच्छा। अगर शॉर्टफॉल बढ़ जाता है तो। और ये क्या कंटिजेंसी आपके ख्याल में मेजर्स हो सकते हैं माजी के हालात देखते हुए? देखिए पिछले जब कंटिजेंसी प्लान था तो उसके अंदर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो रेट है FED का उसको बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन अभी जो इतलात है वो ये है कि ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे नहीं लग रहा, बल्कि इसके बजाय जो सोलर पैनल्स हैं, अच्छा। उन पे जो 10% GST है उसको स्टैंडर्ड 18% GST की बातचीत हो रही है। इसके अलावा जो इंटरनेट के ऊपर 15% है विदहोल्डिंग टैक्स, इसके अंदर भी बढ़ाने की बात हो रही है। ये विदहोल्डिंग टैक्स है, इसके अलावा भी कुछ प्रपोजल्स हैं, लेकिन वो IMF की रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर उसके बाद ही वाज़ेह चीज जो है वो सामने नजर आएगी। तो मेहताब ये बताएगा कहाँ गए वो सारे क्लेम्स के एक्सपोर्टर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को जो है वो फोर्सफुली उन पे जो है बड़े एग्रेसिवली जो है वो उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। इस दफा बहुत ज्यादा क्लेम्स जो है वो FBR के नजर आ रहे थे। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हमें रिसोर्सेज भी उस हवाले से दी जाएं, हम जाएंगे और हम फोर्सफुली जो है ये सारे टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करेंगे। फिर क्या हुआ? देखिए बुनियादी तौर पर ये आप FBR के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हैं, हाँ। देखिए जो इनकम टैक्स की सेक्शन है 236GH उसके अंदर होलसेलर्स और रिटेलर्स से पिछले साल के मुकाबले में टैक्स में इजाफा हुआ है। देखिए जो पिछले साल था उसमें कोई 6.5 बिलियन जो है वो पहले 3 माह में होलसेलर्स से किया गया था, रिटेलर्स से सॉरी, और इस साल जो है वो 11.5 है। इसी तरह जो होलसेलर्स हैं उससे पिछले साल जो है वो 7 बिलियन था, इस साल कोई 14.5 बिलियन है, यानी उसमें इजाफा तो हुआ है, हाँ। लेकिन जो रियल पोटेंशियल है वो अभी तक जो है वो नहीं आया। अभी आप देखेंगे जो ताजर 2 स्कीम थी पिछले साल, बिल्कुल वो FBR ने 50 बिलियन उसमें रखा, उसमें कुछ भी नहीं आया और FBR उसको विड्रॉ कर चुका है, अच्छा। और IMF भी उसके ऊपर जो है वो उसकी खामोशी है। तो अभी वो जो ताजर 2 स्कीम थी उसके बाद कोई भी ऐसी स्कीम या कोई प्लान जो है वो नहीं आया, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फेलियर था एक। बिल्कुल वो फेल था, और अभी आप ये देखेंगे, ये तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ होलसेलर और रिटेलर से 236G और इसके रेट्स जो है वो FBR ने बढ़ा दिए हैं उसके नॉन कंप्लायंस के, तो उस रेट्स की वजह से ये टैक्स आना शुरू हुआ है। लेकिन इनका पोटेंशियल जो है वो अगर कई 100 अरब रुपए है तो अगर 20-25 अरब रुपए इनसे इकट्ठे कर भी लिए गए हैं तो ये उनके पोटेंशियल के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरा के जो है वो मुतरादिफ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं पढ़ रही थी, आपने लिखा था लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल जो है FBR का, जिसमें वो लोगों के लाइफस्टाइल जैसे उनकी ट्रैवलिंग हो गई, उनके क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर वगैरह हो गए, उसको मॉनिटर करके फिर वो देखते हैं कि वो कितना टैक्स ले रहे हैं। इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए बुनियादी तौर पे एक FBR ने लाइफ
स्टाइल मॉनिटरिंग सेल बनाया है। उसमें जो लोग सोशल मीडिया के अंदर अपनी लग्जरी लाइफ को डिस्प्ले करते हैं, मतलब वो अपनी गाड़ियां दिखाते हैं, अपने घर, अपनी बाकी एसेट्स की चीजें, उसको जब एफबीआर ने स्क्रूटनाइज किया, उनकी जो फाइल्ड रिटर्न्स हैं, तो अगर रिटर्न के अंदर उनकी बहुत ही निग्लिजिबल किस्म की इनकम है या एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ये मिसमैच है। इस तरह के 20 से ज्यादा केसेस एफबीआर ने आइडेंटिफाई किए हैं और मैंने अपनी स्टोरी में 3 लोगों के बारे में लिखा था, जिनमें 2 जो है वो जनूबी पंजाब के हैं और एक कराची से एक ट्रैवल व्लॉगर है। लेकिन पाकिस्तान के इनकम टैक्स लॉ के तहत आप लोगों की पर्सनल जो टैक्स इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने उन लोगों के नाम जो है वो अपनी स्टोरी के अंदर नहीं लिखे। लेकिन ये मिसमैच जो है ये शो करता है कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी किस हद तक ज्यादा है। तो ये जो आप कह रहे हैं, 2 आपने उसमें 3 स्टोरीज का जिक्र जो किया है, तो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये लोग? ये बेसिकली जो है एक इनमें ट्रैवल व्लॉगर हैं जी, और 2 उसके अलावा सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे अपनी मुख्तलिफ गाड़ियां, मतलब एक केस में 680 मिलियन रुपीस की 19 का मुख्तलिफ लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां जो हैं वो उनके पास हैं। अच्छा। लेकिन जब उनकी देखा गया उसको रिटर्न को, तो उस रिटर्न में एक गाड़ी शो की हुई है और उनके वालिद के नाम पे कोई गाड़ी, जो 19 गाड़ियां उनके पास हैं, वो किसी तरह भी जो है वो वहां पे जो है वो टैक्स रिटर्न के अंदर नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसलिए जो ट्रैवल व्लॉगर हैं जी, उन्होंने भी दुनिया के तमाम ममालिक में जो यूरोपियन कंट्रीज है और महंगे तरीन रिजॉर्ट्स हैं, उन पे वो विजिट किया है, उसकी एविडेंस मौजूद है। लेकिन उनकी अगर आप देखें रिटर्न को, वो 4 से 6 लाख रुपए या 1 मिलियन रुपीस जो है उन्होंने शो किए हुए। अच्छा, तो ये लेकिन आपको इफेक्टिव नजर आ रहा है और ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा वैसे एफबीआर के ओवरऑल नंबर्स पे टैक्स के? बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। इसको ज्यादा स्केल अप करने की जरूरत है, इसको ज्यादा आगे लेके जाने की जरूरत है, और इसमें यह भी कोशिश करने की जरूरत है कि किसी तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, बल्कि वाकई वो लोग जो टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं उनसे टैक्स लिया जाए, और ये टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाए, रिटेलर्स को भी लाया जाए, होलसेलर्स को भी जाए, और बाकी लोग जो पैसे कमा रहे हैं उनको भी लाया जाए, ताकि ये सारा बोझ सैलरी क्लास के ऊपर ही ना पड़ा रहे। सही, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, प्रॉपर्टी हो गई, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, इन सबको भी जरूरत है कि टैक्स का ओवरऑल जो पूल है उसमें कंट्रीब्यूट करे, ताकि सारा का सारा बोझ जो है वो सैलरी क्लास पे जो है वो नजर ना आए, जैसे कि इस दफा नजर आया है। अगर लास्ट ईयर से सिर्फ ये 3 महीने ही, फर्स्ट क्वार्टर ही कंपेयर किया जाए, तो तकरीबन 20% ज्यादा टैक्स जो है वो दिया है सैलरी क्लास ने। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात हो।